नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बेबाक टिप्पणी करने वाले राजकुमार भाटी जी। भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जी, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में स्थितियां बड़ी विकराल हैं। जमीन पर जाओ तो त्राहि त्राहि मची हुई है और इस सच्चाई को रूबरू करने में मीडिया कांपती है। जैसे कल एक खबर आई थी। कल जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव गोयल साहब के खिलाफ एक भ्रष्टाचार की खबर प्रेस वार्ता की और वो कल एक देश के चर्चित वेबसाइट दैनिक भास्कर पर लगती है और शाम होते होते वो डिलीट हो जाती है। मुझे नहीं मालूम अखबार ने किस दबाव में की, क्या प्रेशर था, क्या व्यवस्थाएं थी। अब आप सोचिए, जब खबरें डिलीट होती हैं तो फिर मर्डर की खबर किसकी हिम्मत है जो दिखा ले, रेप की खबर किसकी हिम्मत है दिखा दे, दलित पिछड़ों के उत्पीड़न पर खबर कौन दिखा ले, और मुसलमान की खबर तो कोई करता नहीं। अब ऐसे में कुछ जागरूक लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जिन्हें बर्दाश्त नहीं होता और हम समाज में खबरें लेके आते हैं। अगर हम एक सप्ताह की बात करें और एक एक का हत्या, एक एक रेप, इन सब को जोड़ें तो कई दर्जन इकट्ठे हो जाएंगे। भाटी जी चूंकि विपक्ष के प्रवक्ता हैं तो मेरा सवाल, जब सत्ता पक्ष नहीं देता तो मैं विपक्ष से कहता हूं कि आवाज तो उठाओ। आप कुछ कर नहीं सकते लेकिन मेरे साथ मिलकर आवाज तो उठाओ। सत्ता पक्ष बोलता नहीं। हम पूछते हैं उनसे कि यूपी में अपराध कहाँ है, वो कहते हैं राम राज्य है। तो ऐसा राम राज्य मुझे नहीं चाहिए। इस राम राज्य की परिकल्पना मैं नहीं करता हूं जहां सरेआम एक सिपाही की हत्या कर दी जाती हो, जहां दरोगा पुलिस वाले पिट रहे हों, जहां व्यापारी निकले और उन्हें गौमांस के अवैध व्यापारी बताकर उनकी पिटाई की जाए, उनकी जानलेवा उन पर हमला किया जाए, तड़ातड़ गोलियां बरसती हैं, 3-3 लोग मर रहे हैं, 2-2 लोग मर रहे हैं, एक एक हत्या हो रही है। ऐसे में इस प्रदेश को राम राज्य की संज्ञा देने वाले जो पत्रकार है उनको मैं प्रणाम करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि कम से कम वो इतने तो जागरूक हैं कि इतनी परेशानी के बाद भी राम राज्य मानते हैं। भाटी जी, कैसे इस राम राज्य की परिकल्पना करें हम? मिश्रा जी, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ, आपके पोर्टल पे भी मेरी नजर रहती है कि आप बहुत शानदार पत्रकारिता कर रहे हैं, बेबाक और निडर पत्रकारिता कर रहे हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। आप जैसे पत्रकारों को सैल्यूट है। आप अकेले नहीं हैं, और भी बहुत हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, और इतिहास में आप जैसे लोगों के नाम दर्ज होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं क्योंकि हिंदी पत्रकारिता का विद्यार्थी भी रहा हूँ और अध्यापक भी रहा हूँ। मैंने एमए हिंदी में किया, तो एमए हिंदी में एक 100 नंबर का एक पेपर हिंदी पत्रकारिता पे ही होता है, और वो मैंने फिर एक कॉलेज में, मैं टीचर कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया था, तो मैंने उस कॉलेज में पढ़ाया भी उस पेपर को। तो पढ़ाने के लिए और ज्यादा अध्ययन करना पड़ता है। तो मैं वो बड़े विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ, देखिए, मैं उस अपने अध्ययन के आधार पे, बहुत लोग जानते हैं इस बात को जो जिन्होंने पढ़ा है, और आप भी जानते होंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता का, खासतौर से हिंदी पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान रहा। जो आजादी के हमारे बड़े बड़े नायक हैं वो सब पत्रकार थे, और सब कोई ना कोई अखबार, कोई वीकली निकालता था, कोई मंथली निकालता था, सब अखबार निकालते थे, अखबारों के संपादक थे, और जो एक दो नहीं भी थे तो वो अखबारों में कॉलम लिखते थे। तो हिंदी पत्रकारिता का बहुत शानदार स्वर्णिम इतिहास रहा है, आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन उस समय भी जो बड़े बड़े अखबार थे, जिन्हें राष्ट्रीय मीडिया, नेशनल मीडिया अंग्रेज कहते थे, वो सब अखबार, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं, खाली प्रिंट मीडिया ही था, तो उस समय के सारे बड़े अखबार, सारे बड़े घराने अंग्रेजों के चरणों में नतमस्तक थे, अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, अंग्रेजों के समर्थन में लिख रहे थे। और आजादी की लड़ाई उन पत्रकारों ने लड़ी जो खुद अपना प्रेस पे वो छापते थे, अखबार खुद लिखते थे, खुद कंपोज करते थे, फिर मशीन पे छापते थे, और फिर उसे थैले में रख के बेच के आते थे, बांट के आते थे। तो और कुछ तो हाथ से लिख के निकालते थे अखबार। तो ये आज भी यही हालत है। जो बड़े मीडिया घराने हैं और जो पूंजीपति घरानों के चैनल चल रहे हैं या बड़े अखबार हैं, उनसे हम ये उम्मीद कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी वो अपने उनके बिजनेस हैं,
वो मुनाफे के लिए मीडिया के क्षेत्र में हैं, वो सेवा के लिए मीडिया के क्षेत्र में नहीं आए। उन्होंने चैनल जो खड़े किए हैं वो देश की सेवा के लिए और सच बोलने के लिए नहीं किए हैं, उन्होंने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए किए हैं, वैध और अवैध धंधों को बचाने के लिए किए, बढ़ाने के लिए किए। तो आज भी हालत यही है। आज असली पत्रकारिता जो छोटे छोटे न्यूज पोर्टल हैं, जो यूट्यूब चैनल हैं, और जो अपने दम पर जो पत्रकार अपने चैनल चला रहे हैं, केवल वो पत्रकारिता कर रहे हैं। बड़े चैनलों से न तो कोई हमें उम्मीद रखनी चाहिए और न उनकी तरफ इस उम्मीद से देखना चाहिए कि ये समाज सेवा करेंगे। तो पहली बात तो, पहला विषय तो हुआ ही है। और दूसरा विषय ये है कि राजनीति में सरकारें अगर जनता के पैसे से, जो पैसा जनता के विकास में लगना चाहिए था, जो पैसा कॉलेज बनाने में, यूनिवर्सिटी बनाने में, अस्पताल बनाने में, सड़क बनाने में लगना चाहिए था, उस पैसा से मीडिया को खरीद के अपने पक्ष में माहौल बनवाएंगे, तो ये कितने दिन चलेगा? झूठ की तो एक उम्र होती है, झूठ हमेशा तो चलता नहीं। तो अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, बदायूं में एक घटना हुई थी, 2 बहनें पेड़ पर टकी मिली थी, उनकी डेड बॉडी। तो मीडिया ने पूरे 1 सप्ताह तक वो नंगा नाच किया था, अखिलेश यादव की फोटो लगा के, यूपी में जंगल राज और यूपी में अपराध बढ़ रहे हैं, बेतहाशा अपराध हो रहे हैं, ये सब हो रहा। अब ऐसी घटनाएं हर जिले में हो चुकी हैं। कहीं पेड़ पे टकी बेटियों की डेड बॉडी मिलती है, कहीं पंखे पे टकी मिलती है, कहीं खंबे से टकी मिलती है, कहीं तेल डाल के जला के मार दिया जाता है। अभी इसी सप्ताह की खबर है कि नोएडा जैसे जो देश का सबसे विकसित शहर माना जाता है, नोएडा जैसी जगह से, सूरजपुर कस्बे से 2 लड़कियों का अपहरण करते हैं गुंडे, उन्हें कार में डाल के ले जाते हैं और उन्हें कार में डाल के गाजियाबाद जाते हैं, मेरठ जाते हैं, फिर हापुड़ जाते हैं, फिर बुलंदशहर जाते हैं। 24 घंटे उन्हें घुमाते रहते हैं और एक बेटी को रास्ते में चलती कार से फेंक देते हैं, उसकी मौत हो जाती है, दूसरे के साथ गैंगरेप किया जाता है और मीडिया में सन्नाटा है। मीडिया में बिल्कुल कुछ वो खबर है ही नहीं। अगर ये किसी दूसरी सरकार होती, अखिलेश यादव जी की, समाजवादी पार्टी की, या बहन मायावती की, या किसी और की सरकार होती, तो मीडिया इसे ही मेन खबर बना के और कहता कि जंगल राज है। तो ये जो हालात हैं, ये चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश की असलियत ये है कि उत्तर प्रदेश में अब लगभग समाजवादी शासन से दुगने अपराध हो रहे हैं। जो लेटेस्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट ये कहती है कि यूपी में 10 हत्या और 11 बलात्कार रोजाना हो रहे हैं और लगभग 20 से ज्यादा मर्डर वो हो रहे हैं, सॉरी, अपहरण हो रहे हैं। ये हालत है। और महिला अपराध में, दलित उत्पीड़न में और हिरासत में मौतों में उत्तर प्रदेश लगातार नंबर 1 पर है पूरे देश में। तो उत्तर प्रदेश के हालात खराब हैं और उत्तर प्रदेश में न तो सच बोलने के लिए स्पेस छोड़ा है, न सच दिखाने के लिए छोड़ा है। पत्रकार अगर नमक से रोटी खाते हुए बच्चों की फोटो भी दिखा देते हैं तो उस पत्रकार को भी जेल भेज दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में ये हालात हैं। और ये सचमुच जिस व्यक्ति को भी थोड़ी बहुत लोकतंत्र की चिंता है, संविधान की चिंता है, कानून के राज की चिंता है, उन सबको इस पर चिंता जाहिर करनी चाहिए। भाटी जी, बड़ा बुरा हाल है शिक्षा को लेकर, बड़ा बुरा हाल है प्रदेश में रोजगार को लेकर, बड़ा बुरा हाल है हेल्थ को लेकर। इन इश्यूज पर कोई बात नहीं करता। अगर समाजवादी पार्टी कोई बयान दे दे तो उस बयान में क्या कमियां हैं? अखिलेश यादव अगर कुछ ट्वीट कर दे तो उस ट्वीट में क्या कमियां हैं? कांग्रेस कुछ ट्वीट कर दे तो उस ट्वीट में क्या कमियां हैं? उस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी गिद्ध की तरह टूटती है। मैंने देखा अभी कि ज्योति मल्होत्रा के एक तकनीकी के जरिए वीडियो तैयार करके अखिलेश यादव के साथ शेयर किया गया। कल उसका फैक्ट चेक हुआ और इससे पहले एक देश के चर्चित व्यापारी हैं सर्राफ जी, उनके साथ अखिलेश यादव का पाकिस्तान के संसद सदस्य के साथ फोटो बनाकर वायरल किया गया। और उसके बाद कौन वायरल करता? चर्चित नाम निशिकांत दुबे, बीजेपी के एक बहुत उम्मीदवार चेहरा है, जो हो सकता है उन्हें अगर झारखंड में सरकार बनती तो चीफ मिनिस्टर बनती, क्योंकि यहां जो जितना गड़बड़ करता है वही पद पाता है। भाजपा का एक कल्चर है जो मैं देख रहा हूं, नहीं तो फिर अब तक विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उनका मानना है कि अगर एक भी नफरती के खिलाफ कार्रवाई कोर्ट भाजपा के द्वारा की गई तो फिर बोलेगा नहीं कोई। एक के खिलाफ कार्रवाई होते ही ये अपने आप बुलबुला जो पानी का है फर्जी, वो फूट जाएगा। और इसी चक्कर में भाजपा किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देती, चाहे कितना भी करिए। अरे कांग्रेस ने एफआईआर लिखाई कर्नाटक में, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी कि नहीं गिरफ्तारी होगी, चाहे वो अर्णब के खिलाफ हो, चाहे वो अमित मालवीय के खिलाफ हो।
तो ये जो फर्जी फोटो आते हैं, इस पर समाजवादी पार्टी क्या कर पा रही है? और समाजवादी पार्टी ने जब एक ट्वीट कर दिया था डीएनए को लेकर, तो भूकंप आ गया, तत्काल एफआईआर दर्ज हो गई। जबकि मुलायम सिंह, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया गया सरकार ने, और उनके खिलाफ अपशब्द बोले एक महंत ने, उसके खिलाफ पूरे देश में कहीं एफआईआर दर्ज नहीं करने दी गई। तो ये कौन सा चरित्र है? ये लेकिन जो आपने अखिलेश, सबका साथ सबका विकास यही है क्या सर? जो आपने अखिलेश जी की वीडियो और फोटो को जिक्र किया, वो फोटो लंदन की थी। वो आशीष सर्राफ व्यापारी हैं, और आशीष सर्राफ की फोटो मोदी जी के साथ भी हैं, अमित शाह के साथ भी हैं, योगी जी के साथ भी हैं। वो देश के एक प्रमुख व्यापारी हैं, उनके साथ फोटो थी। निशिकांत दुबे ने ये कह के वो पोस्ट की कि ये पाकिस्तान के सांसद हैं। अखिलेश जी बाहर गए तो पाकिस्तान के सांसद से मिलकर आए, क्या क्या बात कर रहे हैं। और जब असलियत पता चली उसकी उसकी फैक्ट चेक हुआ तो उन्होंने डिलीट तो कर दी वो, लेकिन उस पर कोई माफी नहीं मांगी, अपनी गलती स्वीकार नहीं की। और इसी तरह की जो आप वीडियो कह रहे हैं, वीडियो बनाई है, तो इस काम में आरएसएस और बीजेपी के लोगों को महारत हासिल है। इनकी विशेषज्ञता ही इस चरित्र हनन में मानी जाती है। फर्जी कहानियां चलाना, फर्जी फोटो बनाना, फर्जी कार्टून और फर्जी कैरिकेचर बना के विपक्ष के नेताओं का चरित्र हनन करना, इनकी आज से नहीं, इनके जन्म के समय से विशेषता मानी जाती है। नेहरू के बारे में आपने आज देखा होगा, नेहरू के बारे में कहानियां चलाते रहते हैं कि नेहरू के दादा मुसलमान थे, उनका नाम वाम भी लिखते रहते हैं, क्या करके लिखते हैं वो, और उनकी कहानियां बनाते हैं बाकायदा, पूरी उनकी वंशावली बना देते हैं। और इस तरह की फर्जी कहानियां चलाना, चरित्रांकन करना इनका काम है। लेकिन आज के दौर में क्योंकि थोड़ा मीडिया में लोग सब एक्टिव हैं, जल्दी फैक्ट चेक हो जाता है और ज्यादा झूठ चल नहीं पाते हैं। इसके बावजूद भी अब अगर अगर चरित्र हनन की बात की जाए और जो संस्कारों की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी संस्कारवादी पार्टी होने का दावा करती है, तो पिछले एक सप्ताह 10 दिन के ही इतने मामले आए हैं। वो हाईवे वाला वीडियो पूरा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। बीजेपी का नेता है, बीजेपी के उसमें पार्टी ऑफिस में इनके जिलाध्यक्ष महिला लेके आ रहे हैं, और दूसरे एक इनके बरेली में वो बुजुर्ग नेता है, वो डांसर को गोद में बैठा के अश्लील हरकतें कर रहे हैं। इस तरह के ढेरों, और इनके बयान तो शर्मिंदगी भरे हैं ही हैं, चाहे विजय शाह हो, चाहे वो जगदीश देवड़ा हो, और चाहे एक अभी उनका जांगड़ा साहब है, वहां के राजस्थान के सांसद इनके बीजेपी के। वो कह रहे हैं कि जो पहलगाम में जब आतंकवादियों ने हमला किया, तो जो वहां महिलाएं मौजूद थी, उन्होंने वीरता का परिचय नहीं दिया, शौर्य का परिचय नहीं दिया। ऐसे शर्मनाक बयान भारतीय जनता पार्टी की ओर से आते रहते हैं, और उस पर मीडिया भी मौन रहता है और इनकी पार्टी भी मौन रहती है, इनकी पार्टी भी कोई कार्रवाई नहीं करती। तो ये तो पूरा देश देख रहा है कि किस तरह की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और किस तरह का जिनके संस्कार हैं। भाटी जी, आपने देखा होगा कि एक राहुल गांधी का इन्होंने एक वीडियो किया था कि आलू, सोना, मशीन, और वो सत्यता कुछ और थी। लेकिन कल इनके मंत्री का तो वीडियो सीधा सीधा आया है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। वो कह रहे हैं हम कूड़े से सोना बनाएंगे। कम से कम राहुल गांधी आलू का तो प्रयोग कर रहे थे। आलू तो बन रहा था, आलू के बाद सोना बनना था, लेकिन यहां तो सीधा कूड़े से। तो क्योंकि आप नोएडा शहर में रहते हैं, और नोएडा में भी 2 बड़े कूड़े घर हैं, गाजियाबाद में 2 बड़े कूड़े घर हैं, और फिर जब हम दिल्ली को चलते हैं तो गाजीपुर पर एक लैंडफिल है, पूरा पहाड़ बन चुका है। तो फिर भारत के पास सोने की कोई कमी नहीं रहेगी। नहीं, जो राहुल गांधी का आप जिक्र कर रहे हो, राहुल गांधी के तो वो शब्द थे ही नहीं। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री को कोट कर रहे थे, नरेंद्र मोदी को। लेकिन मुख्य मीडिया के चैनलों ने उनके चैनलों पर बैठ के बीजेपी के प्रवक्ता अक्सर उस बयान को दोहराते हैं कि आलू से सोना बनाने की बात राहुल गांधी ने की। मैं उन चैनलों के एंकर कभी जोर देकर इसका खंडन नहीं करते कि आप झूठ बोल रहे हैं। शर्मिंदगी की बात ये है। दूसरी बात, 2016 में वहां पर नहीं, 2018 में उस समय अमित शाह जी बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कोटा में एक अपने आईटी सेल की मीटिंग की थी। वो वीडियो अभी भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है, यूट्यूब पे है, आप सर्च कर सकते हैं। अमित शाह ने खुद कहा था कि हमारे लोगों ने वहां झूठी खबर चला दी थी लखनऊ में कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को थप्पड़ मारा, जबकि ये खबर गलत थी। ये भी कह रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं था, दोनों 500 किलोमीटर दूर थे, एक दिल्ली में था, एक लखनऊ में था।
लेकिन हमारे लोगों ने चला दी और वो खबर चल गई, उसका हमें चुनाव में बहुत लाभ हुआ। तो कभी कभी ऐसी खबरें भी चलाते रहना चाहिए। जब जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये सलाह दे रहा है अपने कार्यकर्ताओं को कि फर्जी खबरें चलाते रहना चाहिए, तो वो उन्होंने ये भी सेंटेंस बोला था जो कि बहुत ही मतलब एक उसे समझने की जरूरत है, जिस पर चिंतन मनन करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी बोला था कि ऐसी खबरें चलाते रहना चाहिए, कुछ हंसाने वाली, कुछ डराने वाली, यानी डराने वाली खबरें भी चलाते रहना चाहिए। वो हिंदू मुसलमान की तरफ इशारा कर रहे थे। तो ये तो मैं शुरू में मैंने कहा था, इस पार्टी को महारत हासिल है झूठ बोलने में, अफवाह उड़ाने में, चरित्र हनन करने में, फर्जी खबरें चलाने में। ये करते रहते हैं, इनका चरित्र है। लेकिन हमारे मीडिया बंधुओं को इस पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी साख खतरे में पड़ रही है। मीडिया तो साख पे चलता है। जो मीडिया संस्थान, जिस संस्थान की, जिस न्यूज चैनल की या जिस न्यूज़पेपर की साख खत्म हो जाएगी पाठकों और दर्शकों में, वो चल ही नहीं पाएगा। तो आज इस मीडिया पे साख का खतरा पैदा हो गया है, तो इन्हें अपनी चिंता भी करनी चाहिए। भाटी जी, एक अंतिम सवाल है छोटा सा आपसे। आपने अभी कहा एंकर, मैं अक्सर जब कभी, पहले तो मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी देख लेता हूं, कभी आप वीडियो अपना शेयर करते हो तो मैं देखता हूं कि जैसे ही विपक्ष का प्रवक्ता बोलना शुरू होता है, वैसे ही ये लगता है कि सत्ताधारी दल की तरफ से एंकर खड़ा हो जाता है। उसे बोलने नहीं देना, उसकी पूरी बात नहीं होने देना, उसको जवाब नहीं सुनना उसका। जितना भाजपा का प्रवक्ता नहीं रोक पाता, उससे ज्यादा उसे एंकर संदेह की दृष्टि से देखता है। क्योंकि आप अपनी बात कुछ जगह रख लेते हैं और अपनी बात कह लेते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं, तो वो आपका गुस्सा वाला पार्ट तो दिखाना चाहते हैं ताकि उनकी टीआरपी बनी रहे। लेकिन जो आप तथ्यात्मक बात यहां रख रहे होते हैं, वो पार्ट आज तक कोई शेयर नहीं करता। ये क्या कारण है? वो आपके साथ और भी ऐसे दो चार बड़े प्रवक्ता, चाहे वो कांग्रेस के हों या सपा के हों, जो तथ्यात्मक विश्लेषण रखते हैं, उसको नहीं वो शेयर करते। लेकिन जब आप बिगड़ रहे होते हैं तो वो उतना पार्ट काट के जरूर शेयर करते हैं, ताकि उन्हें अपने बॉस को ये कहने को मिले कि हमने सपा या कांग्रेस का प्रवक्ता इतना भड़काया कि वो बदतमीजी पर उतर आई। मिश्रा जी, मैं तो ये बात कई बार बोल चुका हूँ, मैं आपके चैनल पे भी बोल देता हूँ कि पत्रकारिता की सबसे बड़ी बीमारी है एंकर नाम का प्राणी है। ये जो एंकर है असल में ये पत्रकार नहीं है, ये एक्टर हैं। ये उसमें क्या बोलते हैं, जहाँ क्रीम पाउडर लगा के आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेकअप रूम, मेकअप रूम। ये मेकअप रूम में मेकअप करके और कोट पहन के, टाई लगा के, और जो लिख के इन्हें दिया जाता है, जो सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है, उस पे जो लिख के पीछे से लोग दे रहे हैं, वो ये पढ़ देते हैं। खाली इतने पत्रकार हैं। इन्हें न देश के इतिहास की जानकारी है, न देश की राजनीति की जानकारी है, न देश की जो सोशल सिस्टम है उसके बारे में इनका कोई अध्ययन है। तो इन्हें नॉलेज तो कुछ होती नहीं, इनके अंदर गहराई नहीं होती, और ये उस पर डायलॉग बाजी करना, जिस तरह फिल्मों में डायलॉग लिख के दिए जाते हैं और एक्टर खाली डायलॉग बोलता है, लिखने वाला कोई और ही होता है पीछे, स्क्रिप्ट राइटर या डायलॉग राइटर, तो उसी तरह ये चैनल चल रहे हैं। चैनलों में एक दो पत्रकार, दो तीन हैं ऐसे जो पत्रकार भी हैं और एंकर भी हैं, वो गंभीर बहस कराते हैं। उनकी बहस देखने का मन भी करता है, वरना जैसे भाटी जी, जैसे नहीं, जैसे संदीप चौधरी है, संदीप चौधरी हमेशा गंभीर बहस कराते हैं और मुद्दों को उठाते हैं। और उसमें न्यूज 24 में गर्मा सिंह भी हैं, वो अच्छी अच्छी डिबेट कराती हैं। और भी एक दो एंकर हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारे एक उसमें ही गिनते हैं। लेकिन ज्यादातर एंकर तो बहुत मतलब उसमें क्या कहेंगे, नॉलेज के मामले में खाली है कतई, उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं है। उनसे अगर दो सवाल पूछने लगो तो वो किसी सवाल का जवाब भी नहीं दे सकते। वो केवल सवाल पूछ सकते हैं, सवाल का जवाब नहीं दे सकते। उनसे मैं तो कई बार मैं मजे लेने के लिए भी पूछ लेता हूँ, तो मैं पत्रकारिता पे पूछ लेता हूँ। मैंने कहा ये बताइए पत्रकारिता के, कुछ नहीं बता पाते बेचारे। तो ये समस्या है, और अब हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी हालात सुधरेंगे और आप जैसे लोग आगे आएंगे और कुछ सुधार होगा। चलिए भाटी जी, आपने समय दिया, बड़ा धन्यवाद इसके जी। लिए। और हम इस तरीके से आपसे बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि जनता तक सच पहुंचाना है, और सच पहुंचाने में काफी विलंब हो चुका है, और इसके हम उतने ही दोषी हैं जितने वो,
जो बिगाड़ने वाले दोषी हैं उतने ही हम भी दोषी हैं। हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सच को जल्दी सार्वजनिक करें, लोगों तक पहुंचाएं कि आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है। भ्रष्टाचार बेइंतहा बढ़ चुका है, एक एक आदमी को पता है, खुद जनमानस जानता है, लेकिन बोलता नहीं। बोलना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में त्राही त्राही मची है भ्रष्टाचार के मामले में, रोज अधिकारी जेल जा रहे हैं, फिर भी भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। इसका मतलब सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। और इस सरकार को उर्दू के शब्दों से नफरत है, इसलिए इकबाल से ये बहुत डरते हैं। तो इकबाल ये बचाने के चक्कर में कि इकबाल पर बात ना हो, ये सब कुछ मटिया मेट करते चले जा रहे हैं। तो समझना होगा कि सरकार की सोच क्या है कि इकबाल के चक्कर में प्रदेश न बर्बाद हो जाए। इकबाल बनाना पड़ेगा सरकार का भी, प्रशासन का भी और पुलिस का भी। धन्यवाद।